हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो मैं एक सीरीज स्टार्ट करूँ जिसमें मैं रोज़ एक आध अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या फिर लॉ या फिर टैक्स में एक आध कुछ सेक्शन जो है वो रिवाइज करा दूँ ताकि ये एग्जाम के पेपर आप लोगों को हेल्प करें, जिससे कि आपका क्विकली रिवीजन हो जाए, जो भी आपके कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो जाए। बट क्वेश्चन प्रैक्टिस इज मस्ट, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। तो आज का जो टॉपिक है वो है AS2। लेट्स स्टार्ट दिस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस एस। एंड ये एस का जो सबसे बड़ा टॉपिक है वो है ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, कि इस एस का ऑब्जेक्टिव क्या है, स्कोप क्या है, और ये क्यों हमने इसको लाया गया है, ये एस क्यों आईसीएआई ने हमारे लिए बनाया, एंड इस स्कोप में क्या आता है क्या नहीं आता है। तो सबसे पहले इन्वेंट्री जो है हर बिजनेस के लिए एक तरह से ब्रेड एंड बटर जैसा काम करती है, मतलब ज़रूरी है ही। अगर इन्वेंट्री नहीं है तो बिजनेस ही नहीं है। ओके, अब इसका बताते हैं स्कोप, कि मतलब स्कोप तो यही है कि इन्वेंट्री जो हमारे क्लोजिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक है, रॉ मटेरियल है, फिनिश गुड्स है, ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है, क्या क्या इंक्लूड नहीं है। सबसे पहले कि जो भी WIP, जो कि कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जो भी अराइज होगा, वो नहीं इसमें हम मेजर करेंगे, बिकॉज वो मेजर होगा AS7 में। कोई भी हमने अगर सर्विस प्रोवाइड की, कोई भी रेवेन्यू है, तो वो भी हम AS9 रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन में हम लोग उसमें इसको इंक्लूड करेंगे। इस एस में ये चीज़ इंक्लूड नहीं होगी। शेयर्स डिबेंचर उसके लिए AS13 है। एंड बाकी जो भी चीज़ें हैं, लाइव स्टॉक, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, ये सब AS10 AS26 में उसमें कवर हो जाते हैं। तो ये AS7 AS9 AS13 और AS10, ये आपको सबको लोगों को याद रखना है कि ये चीज़ AS2 में इंक्लूड नहीं होती है। अब जो डेफिनेशन जो दे रखी है कि मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री क्या आता है, तो इसकी डेफिनेशन ये: गुड्स परचेज फॉर हेल्ड फॉर रीसेल, held for the sale in ordinary course of business or in the process of production, material supplies awaiting production such as raw material, stores, loose stores and consumables। ये सब चीज़ें जो है हम इन्वेंट्री में इसको हम इंक्लूड करते हैं। अब ये तो हमने समझ लिया कि इन्वेंट्री क्या है, इसमें क्या इंक्लूड होगा क्या इंक्लूड नहीं होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, ये देखना है कि हम इसको वैल्यू कैसे करेंगे। तो हमको अगर अगर इन्वेंट्री को अगर वैल्यू करना है, तो हमको सबसे पहले स्टार्ट करना है परचेस प्राइस से। उसके अंदर हमको जो भी हमारे टैक्सेस वगैरह जो भी लगे हैं वो हमको उसमें ऐड करना है। कोई फ्रेट है तो वो भी हमको उसमें इंक्लूड करना है, और अगर हमको उससे रिलेटेड कोई भी एक्सपेंसेस हुए हैं तो वो भी इंक्लूडेड हमको करना है। और ट्रेड डिस्काउंट लेस करना है, बट वी हैव टू बी श्योर कि हम इसमें कैश डिस्काउंट जो है वो लेस नहीं करेंगे, क्योंकि कैश डिस्काउंट जो है वो नहीं, वैल्यू इन्वेंट्री के वैल्यूशन में कैश डिस्काउंट नहीं आएगा। तो ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है। अब नेक्स्ट टॉपिक है कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। अब कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन क्या होता है? कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन मीन्स कि अगर हम सब फॉर एग्जाम्पल हम कोई भी इन्वेंट्री है, अगर हम उसको किसी कंडीशन से, किसी भी लोकेशन से अगर हम उसकी लोकेशन चेंज करें, तो ये है कि उसकी जो कंडीशन है उसको प्रेजेंट, मतलब उसको यूजेबल फॉर्म में बनाने के लिए, उसको जो उसकी प्रेजेंट सिचुएशन में लाने के लिए जो भी हमने एक्सपेंसेस किए हैं ना, उसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। तो वो कन्वर्ट करने के, मतलब हम रॉ मटेरियल है, आपने उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया है, तो कन्वर्ट करने में आपकी जो कॉस्ट लगी है उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। इसमें भी अलग अलग हेड्स बने। सबसे पहला है डायरेक्ट मटेरियल, सेकंड इज डायरेक्ट लेबर, थर्ड इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड फोर्थ इज ओवरहेड। तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में तो ये कोई दिक्कत नहीं आती। अगर आप लोगों ने कॉस्ट शीट पढ़ रखी तो आप लोगों को इजीली ये सब समझ में आ जाएगा। सेम वही है। ओवरहेड्स में हमको ये देखना है कि ओवरहेड्स वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स है या फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स है। अगर वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स है तो हमको क्या करना है, उसके जो भी वॉल्यूम जो है ना, जो भी प्रोडक्शन हमने किया है उसके जो एक्चुअल यूनिट्स हैं, हमको उसके बेसिस के ऊपर वेरिएबल वेरिएबल ओवर प्रोडक्शन जो है ओवरहेड्स वो हमको रिकॉर्ड करना है। इन केस ऑफ फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड, अगर फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड है तो हमको उसको नॉर्मल कैपेसिटी जो लेवल्स है ना, हमको उसके ऊपर इन्वेंट्री को मेजर करना है। आई रिपीट, अगर ओवरहेड्स हैं, अगर वेरिएबल ओवरहेड्स है तो हमको एक्चुअल यूनिट जो प्रोड्यूस हमने की है हमको उस बेसिस पे करना है। फॉर एग्जाम्पल हमारा टारगेट है कि हमको 1500 यूनिट्स बनानी है, बट हमने बनाई है 1300 यूनिट्स, तो हम जो वेरिएबल ओवरहेड्स जो है हम 1300 यूनिट्स के बेसिस पे हम उसको जो है उसको वैल्यू करेंगे, उसकी वैल्यूशन करेंगे। बट अगर फिक्स्ड ओवरहेड्स है, फॉर एग्जांपल रेंट वगैरह जो भी है, तो हमने जो भी हमारा टारगेट था, हमने जो 1500 यूनिट्स, हम उस यूनिट्स के ऊपर हमारी जो कैपेसिटी जो है, हम 1500 यूनिट सपोज हम बना लेते, हमारी कैपेसिटी हुआ है, तो हम उस कैपेसिटी के ऊपर उसको रिकॉग्नाइज करेंगे। इस एस में
सेंडमेड क्रेडिट और एक्सेस ड्यूटी के ऊपर भी कुछ गाइडेंस नोट्स आए हैं। अगर सेंडमेड क्रेडिट है तो वो रॉ मटेरियल के कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगी, वो हमको उसको कॉस्ट ऑफ मटेरियल से हमको उसको रिड्यूस करना पड़ेगा और जो भी इनपुट रहेगी वो एसेट साइड में हमको शो हो जाएगी। सेकंड इज एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी जो है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट बनेगी और वो फिनिश गुड्स की जो कॉस्ट ऑफ का डायरेक्ट पार्ट रहेगी, और जो एक्साइज ड्यूटी जो पे की जाएगी फिनिश गुड्स पे वो उसकी वैल्यू में इंक्लूड रहेंगी, और वो जो कि जब भी गुड्स जब भी क्लियर करेंगे ना हम, जब भी फिनिश गुड्स वो सेल होने के लिए जाएगा फाइनल कंजम्पशन के लिए, उसमें एक्साइज ड्यूटी इंक्लूड होगी। ये है कि जॉइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट का क्या करेंगे, जो उनका वैल्यूएशन कैसे करेंगे। अगर हमको जॉइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट का अगर वैल्यू करना है तो जॉइंट कॉस्ट जो भी आएगी हमको उसको जो जो रेशियो है बाय प्रोडक्ट और जॉइंट प्रोडक्ट का, उस रेशियो में हमको उसको स्प्लिट ऑफ कर देना है, उसको उस रेशियो में बांट देना है, और जॉइंट कॉस्ट में से जो भी जॉइंट प्रोडक्ट जो भी है उसकी कॉस्ट और बाय प्रोडक्ट की कॉस्ट उसको माइनस कर देना है। तो जिस फॉर एग्जांपल अगर हमको जॉइंट प्रोडक्ट का अगर वैल्यूएशन करना है तो हम जॉइंट कॉस्ट में से उसकी जॉइंट प्रोडक्ट की एनआरवी लेस कर देंगे, और अगर हमको बाय प्रोडक्ट का निकालना है तो हम उसके बाय प्रोडक्ट की कॉस्ट को उसमें से एनआरवी लेस कर देंगे, तो जो भी आंसर आएगा वो हमारा इस इन्वेंट्री की वैल्यू रहेगी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे कि जो भी अदर कॉस्ट है हम उनका क्या ट्रीटमेंट करेंगे। अगर कोई भी ऐसे एक्सपेंसेस किए हैं जो कि इन्वेंट्री को उसके प्रेजेंट फॉर्म में लाने के लिए जो भी हमने किए हैं, फॉर एग्जांपल हमने मोड्स यूज़ किए हैं, छोटे मोटे जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो हम इन्वेंट्री में इंक्लूड करेंगे। सेकंड चीज़ है इंटरेस्ट या फिर कोई भी अदर बोरोइंग कॉस्ट। अगर इंटरेस्ट है तो हम उसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे। जनरली तो होता ये है कि इंटरेस्ट जो है वो इंक्लूड नहीं होता है, उसका ट्रीटमेंट रहता है कि इन्वेस्टमेंट कॉस्ट में वो इंक्लूड नहीं रहता है। बट अगर कोई भी हमने ऐसा इन्वेस्टमेंट किया, ऐसे प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट किया जो कि सब्सटेंशियल पीरियड जो है उसके उसका बनने का, जो कि वो रेडी फॉर सेल होने का जो उसका टाइम जो है वो उसका सब्सटेंशियल पीरियड जो है वो मतलब वो जो इट्स मोर देन 12 मंथ, तो हम वो इंक्लूड करेंगे। कोई भी इंटेंजिबल या अमोर्टाइजेशन से रिलेटेड जो जो भी कॉस्ट है, फॉर एग्जांपल पेटेंट है, कॉपीराइट है, तो वो हम इंक्लूड करेंगे। कोई भी एक्सचेंज डिफरेंस आया है तो वो हम इंक्लूड नहीं करेंगे। ये तो देख लिया कि कौन सी अदर कॉस्ट है जो कि इंक्लूड होती है, क्या क्या इंक्लूड नहीं होती है, क्या क्या एक्सक्लूड होती है। तो सबसे पहले तो एक तो बताया चुकी कि जो भी फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस जो भी आता है वो इंक्लूड नहीं रहेगा। सेकंड चीज़ है जो भी है एबनॉर्मल अमाउंट जो भी है, जो भी एबनॉर्मल वेस्ट जो भी होगा हम उसकी कॉस्ट इस जो भी हमारे इन्वेंट्री की जो भी वैल्यू है हम उसमें उस चीज़ को इंक्लूड नहीं करेंगे, उसका बर्डन उस पर नहीं डालेंगे। सेकंड है जो भी स्टोरेज कॉस्ट है वो इसमें से एक्सक्लूड होंगी, हम उसका इन्वेंट्री के वैल्यूएशन के टाइम हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। थर्ड चीज़ है कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स जो भी हैं अदर देन दैट एक्सपेंसेस, जो कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो हमारे इन्वेंट्री का जो फॉर्मेशन में जो प्रोडक्शन में जो पार्ट बने ना वो इंक्लूड करेंगे। अगर उसके अलावा कोई भी अगर ओवरहेड्स कोई भी इंकर्ड हुए हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स इंकर्ड हुए हैं, वो हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। थर्ड वन इज सॉरी फोर्थ वन इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। ऐसे एक्सपेंसेस जो कि फॉर एग्जांपल जैसे एडवर्टाइजमेंट हो गया, हमने कोई आफ्टर सेल सर्विसेज दी, तो वो हम इन्वेंट्री के वैल्यू में इंक्लूड नहीं करेंगे, वो हम इसको एक्सक्लूड करेंगे। नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस का क्या ट्रीटमेंट होता है। नॉर्मल लॉस वो फॉर एग्जांपल मैंने 1000 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस किया, अब मुझे मालूम है कि रास्ते में आते आते ट्रांसपोर्ट होते होते उसमें से 10% यूनिट्स मतलब 100 यूनिट्स तो खराब होनी होनी है। मेरे पास जो अच्छी और जो एक्चुअल जो गुड्स यूनिट्स जो आएंगी वो आएंगी सिर्फ 900 यूनिट्स ही आएंगी, तो उसका ट्रीटमेंट क्या करना है। बट मैं तो ये मान के चलूँगी कि मैंने जो पेमेंट किया है वो 1000 यूनिट्स का नहीं 900 यूनिट्स का किया। फॉर एग्जांपल अगर एक यूनिट अगर मेरे को 10 रुपये में पड़ रही है तो मैंने 10,000 जो पे किया तो वो 900 का किया। तो इसका मतलब ये है कि जो नॉर्मल लॉस जो भी हुआ है उसकी जो भी कॉस्ट है वो जो गुड यूनिट जो है ना वो एब्जॉर्ब करेंगी। अब एबनॉर्मल लॉस का क्या होता है। फॉर एग्जांपल मैंने 1000 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस किया और मेरे को जो डिलीवर हुई वो 900 यूनिट्स। बट फॉर एग्जांपल इन मैं जैसे 12 में हर महीने 1000 यूनिट्स मंगवाती हूँ। अब एक बार क्या हुआ, अगर सेकंड मंथ में फॉर एग्जांपल ये हुआ कि मेरे पास यूनिट्स जो मेरे को डिलीवर हुई वो 800 यूनिट्स ही डिलीवर हुई, होनी चाहिए थी 900, बट मेरे को हुई है 800। तो इधर 100 का जो एक्स्ट्रा जो लॉस है ये मैं P&L में उसको चार्ज करूंगी। करने के लिए बहुत सारी मेथड्स भी हैं, बहुत सारी तो आप लोगों ने सुनी भी होगी। फीफो है, लिफो है, वेटेड एवरेज मेथड है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है। ये सब मेथड्स भी हम यूज़ करते हैं इन्वेंट्री को मेजर करने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि हम एनआरवी जो है हम उसको कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, एनआरवी कैसे हम पहचानेंगे। तो तीन चीज़ होती है, फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस और रॉ मटेरियल।
फिनिश गुड्स को हम कैसे करेंगे, फिनिश गुड्स की हम एनआरवी कैसे निकालेंगे। अगर उसकी जो भी अगर फिनिश गुड्स की एनआरवी निकालने के लिए सबसे पहले तो हमको ये बताना है कि उसकी सेलिंग प्राइस कितनी है, हमको एक सेलिंग प्राइस की एक एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस हमको निकालनी है। उसमें से हम वो तो उसको सेल करने के लिए जो भी हमने एक्सपेंसेस किए वो लेस करेंगे तो हमारी एनआरवी आ जाएगी। वर्क इन प्रोग्रेस है तो वर्क इन प्रोग्रेस के लिए हम क्या करेंगे, जो भी उसकी एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस है उसमें से हमको लेस करना है कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, और जो भी हमको सेल उसको सेलिंग पोजीशन में लाने के लिए जो जो भी हमने कॉस्ट हमने इंकर्स किए हैं वो लेस करेंगे तो वर्क इन प्रोग्रेस की एनआरवी आ जाएगी। कि एनआरवी कंसिडर करने के लिए सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि रॉ मटेरियल जो है वो कॉस्ट के उसकी जो एक्सपेक्टेड एनआरवी जो भी निकली है, फिनिश गुड्स की जो भी एनआरवी निकली है, तो उसका जो रॉ मटेरियल जो यूज़ हुआ है उस फिनिश गुड्स को बनाने के लिए, क्या वो उस कॉस्ट से नीचे है या वो कॉस्ट के ऊपर है। अगर वो अगर वो एनआरवी से अगर ज़्यादा कॉस्ट है उसके आरएम की, रॉ मटेरियल की, तो हम आरएम को जिस कॉस्ट पे हम परचेज करके लेके आए हैं वही कॉस्ट पे कंसिडर करेंगे। बट अगर वो नीचे है, अगर फॉर एग्जांपल अगर एनआरवी की कॉस्ट, एनआरवी जब हमारी निकली वो 100 है, हमने रॉ मटेरियल परचेज किया वो 90 रुपीज़ में परचेज किया, तो वो जो इसकी जो रिप्लेसमेंट प्राइस जो भी देगी 90 रुपीज़, हम 90 रुपीज़ को ही कंसिडर करेंगे। सेकंड वन इज की कंटेनर्स और जो एम्प्टीज जो रहते हैं जो स्टोरेज स्टोर करने के लिए इन्वेंट्री को, जैसे कुछ इन्वेंट्री जैसे थे जिनको स्टोर करने के लिए हमको कंटेनर्स या इनका यूज़ करना पड़ता है, उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, तो वो भी हमारे इन्वेंट्री का पार्ट बनेंगे। बट हाँ, वो अगर वो कंटेनर या एम्प्टीज या जो भी है उसके अगर लाइफ अगर मोर देन 1 ईयर है तो वो डेप्रिशिएबल एसेट कहलाएंगी। अब हमको ये देखना, हमने ये तो देख लिया कि इन्वेंट्री को कैसे मेजर करना है, क्या क्या फिनिश गुड्स के एनआरवी कैसे निकालेंगे, कौन से मेथड्स होती हैं, एबनॉर्मल लॉस नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट क्या होगा, ये सब चीज़ें तो हमने पढ़ ली। लास्ट क्वेश्चन ये इसमें आ रहा है कि डिस्क्लोजर क्या क्या देना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनेगा क्या इस एज से रिलेटेड क्या क्या डिस्क्लोजर्स देना है। सबसे पहले तो ये डिस्क्लोजर देना है, सिर्फ इसमें दो ही डिस्क्लोजर्स रहेंगे। पहला डिस्क्लोजर तो ये जाएगा कि हमने कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी हमने इन्वेंट्री को निकालने के लिए यूज़ की है, फीफो यूज़ की है, लिफो यूज़ की है, वेटेड एवरेज यूज़ की है। सेकंड, हमने जो डब्ल्यू रॉ मटेरियल का जो भी अमाउंट जो भी है किस अमाउंट पे कैरी किया है, कि क्या अमाउंट क्या है इन्वेंट्री का जो कि बैलेंस शीट में शो होगा। बस इसके अलावा इसमें वो कोई अदर डिस्क्लोजर्स नहीं है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये एज 2 का क्विक एंड छोटा सा रिवीजन, ऑडियो रिवीजन पसंद आया होगा। अब कल हम एज 4 के साथ आगे बढ़ेंगे। सो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच। Please don't forget to share with your friends, subscribe, like, and do comment. Thank you.